Students, welcome to the session. I am Hemant Sharma, your reasoning mentor. आज हम सिलोजिज्म में क्वांटिफायर्स पे बात करने वाले हैं, राइट? सिलोजिज्म में क्वांटिफायर्स का एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आजकल बैंक एग्जाम्स में आप देखोगे इनका बहुत आयत में या बहुत मात्रा में आप देखोगे ज्यादातर यूज किया जाता है, राइट? तो बिना किसी बात को खींचे हुए, है ना, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ईच एवरी या फिर कोई क्वांटिफायर ना लगाओ सिचुएशन को कैसे डील करना है इसको समझते हैं। देखिए, ईच एवरी जो क्वांटिफायर है एक तरह का यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। यूनिवर्सल मतलब पूरे सेट के बारे में जानकारी देता है। ईच और एवरी एक तरह से ऑल का रिप्लेसमेंट है। किसका रिप्लेसमेंट है? ऑल का। जैसे ईच एज भी तो हम कह सकते हैं कि ऑल एज आर बी, एंड ईच मतलब एवरी बी इज सी, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल बीज आर सी, ऑल बीज आर सी, राइट? एक तरह से ईच और एवरी जो है वो हमारे पास में ऑल का रिप्लेसमेंट है। बात आती है नो क्वांटिफायर मतलब क्या है कि कोई भी क्वांटिफायर, कोई भी क्वांटिटी बताने वाला शब्द ना लगा हुआ हो। जैसे आप देखेंगे यहां पर ऑल इज आर सी लिखा हुआ है। जब ऑल इज आर सी लिखा हुआ है तो इसको हम, सॉरी, एज आर सी लिखा हुआ है, जब एज आर सी लिखा हुआ है तो हम इसको ऑल इज आर सी की तरह से ट्रीट करेंगे। मतलब जब भी कोई क्वांटिफायर नहीं लगा होता तो उसको यूनिवर्सल माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने कहा डॉक्टर्स आर इंजीनियर, डॉक्टर्स आर इंजीनियर, हम इसको ये मानेंगे कि ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर। अगर ये कहा गया डॉक्टर्स आर नॉट इंजीनियर, तो हम ये मानेंगे नो डॉक्टर इज इंजीनियर, कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। इस वाक्य का मतलब क्या हुआ कि ऑल एज आर सी, मतलब एज आर सी का मतलब ऑल एज आर सी। तो आप देखेंगे ऑल एज आर सी करेक्ट है। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे ए इज सी भी कहा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ईच ए इज बी लिखा हुआ है तो ए इज सी लिखा जाए, अगर इसकी जगह पे ये भी लिखा जाए ए इज सी, ए सी है तो भी करेक्ट होगा। ठीक है। सम सीज आर ए, ऑब्वियस सी बात है, सी का कुछ भाग ए तो है ही ना, तो बोथ आर फॉलोज, मतलब बोथ फॉलोज दोनों ट्रू है, राइट? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वांटिफायर की सीरीज में हमारे पास में पर्टिकुलर क्वांटिफायर्स आते हैं, जैसे मैनी, मोस्टली, फ्यू, अ फ्यू। ये सभी वर्ड ऐसे होते हैं जो पूरे सेट के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, पार्शियल इंफॉर्मेशन देते हैं। इसका मतलब ये पर्टिकुलर क्वांटिफायर्स होते हैं। इनको सम की तरह से ट्रीट किया जाएगा। जैसे मेनी एज आर बी को हम कहेंगे सम एज आर बीज। मेनी एज आर बी मतलब कुछ ए बी है, सम एज आर बी। मोस्टली सीज आर नॉट बी, अधिकांश जो सी हैं वो बी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि सी का कुछ बी नहीं है। अधिकांश हो, मैनी हो, वैसे तो देखोगे फ्यू, मोस्टली, मैनी, इनमें जब हम बात करते हैं लैंग्वेज के हिसाब से बहुत फर्क है। मोस्टली मतलब मैक्सिमम, अगर मैं 100 पे बताऊं तो 100% में से मोस्टली मतलब 90% प्लस आप कह सकते हो। मैनी मतलब ठीक है यार कि 10% से 90% के बीच बीच में। फ्यू मतलब 10% से लेस। तो देखा जाए तो इनमें कहीं ना कहीं डिग्री का फर्क है, लेकिन हम इस फर्क को यहाँ पर बता नहीं सकते, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं बस कुछ, मतलब हमें नहीं पता क्वांटिटी कितनी है। क्योंकि ऐसा हम लैंग्वेज में बोलते हैं कि ज्यादातर ऐसा हुआ, बट उसमें क्वांटिटी मेंशन नहीं होती है, तो वो ज्यादातर वर्ड डिफाइन नहीं होता कितना, राइट? अधिकांश, बहुत से, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन नहीं होती कि कितने को बोल रहे हो आप। 10% को बोल रहे हो, 20% को बोल रहे हो, 50% को बोल रहे हो, 90% को बोल रहे हो। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आजकल ज्यादातर आप देखोगे लोगों को कैंसर हो रहा है, तो ये बहुत कॉमन वाक्य है जो बोलने में आता है। तो अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइज तो कोई ज्यादा नहीं है। परसेंटेज वाइज तो 5 से 10% होगा, मुझे वो भी आइडिया नहीं है। ऐसा थोड़ा है 50% लोगों को कैंसर हो गया। बट बात करने में तो ऐसा ही आता है कि अधिकांश लोगों को कैंसर हो रहा है या बहुत से लोगों को कैंसर हो रहा है। तो बेसिकली हमारा जो वाक्य है
ऐसा प्रिटेंड करता है कि 100 में से 90 लोगों को कैंसर हो गया या 100 में से ज्यादातर लोगों को कैंसर हो गया, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर इसको क्वांटिटी अननोन होने के कारण से सम की तरह से लिया जाए, राइट? जबकि वही बात ऐसा है कि जैसे मान लो आपकी पार्टी है और आपने उन लोगों को डिनर पे बुलाया और आप बोलते हैं यार लोगों ने खाना बहुत बचा है तो क्या हुआ? बोले यार अधिकांश लोग तो खा के गए थे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव टेकन अ डिनर। तो बेसिकली पॉइंट ये आया कि वहां पर आपने बोला अधिकांश लोग खा के गए थे, तो वहां पे आपका 100 में से 90 या 90 प्लस से बात है, ठीक है ना? तो ये शब्द ऐसे हैं जो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हम सिलोजिज्म में उसको क्या करेंगे? सम की तरह से ट्रीट करेंगे। अब देखिएगा, एज आर सी मतलब ऑल एज आर सी, कांट से क्यू, क्यू सीज आर ए, कुछ एक क्या है? सी ए है, कुछ एक सी क्या है? ए है, कांट से नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। फिर देखिए केस आया ओनली का, इट्स अ वेरी पॉपुलर इन बैंक एग्जाम्स, ओनली। जैसे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि अगर आपको कभी ये लिखा मिलता है ओनली एज आर दीज, ये मैं साइड में एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले, फिर अपन क्वेश्चन देखते हैं। ओनली एज आर बी, वैसे इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसे समझा जा सकता है कि ओनली के साथ जो भी क्वांटिटी या सेट दिया हुआ है वो सुपर सेट, यानी कि इसको बनाते समय हम इस तरह से बनाएंगे कि जितने भी बी हैं वो क्या हैं? ए हैं, यानी कि केवल केवल ए ही क्या है? बी है, ऐसा कहा गया। तो ओनली एज आर बीस, ठीक है। सिर्फ इतना है कि बी क्या है? ए के अंदर आए, ठीक है। पॉइंट इज कि ये बड़ा, जो पॉइंट अब मैं बोलने जा रहा हूं आप लोगों को बड़ा ऑड लगेगा। वो पॉइंट ये है कि आजकल मतलब ये है कि 2-3 साल हो गए लगभग, जब से ये कोविड के बाद का सिचुएशन है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये वाक्य जितनी भी टेस्ट सीरीज में आता है वो एक फ्लेवर लेकर आता है कि सब ओनली एज आर बी, मतलब केवल और केवल ए ही बी है, बी कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता, मतलब बी का किसी और एलिमेंट के साथ किसी और सेट के साथ इंटरसेक्शन नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। बट ये ऑब्जेक्शनेबल है, ऑब्जेक्शनेबल है मतलब अ, इस पे ऑब्जेक्शन आ सकता है, लेकिन अब मैं इस पे ज्यादा ऑब्जेक्शन पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द टेस्ट सीरीज ये ले रहे हैं और हम मेजोरिटी के साथ में जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आईबीपीएस ने कहीं पे भी इस तरह का कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है कि हम आंसर क्या माने, और वैसे लॉजिकली ये बात हजम नहीं होती है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टेस्ट सीरीज प्रोवाइडर इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं कि केवल और केवल ए ही क्या है? बी है। कोई लोग हो सकता है जो इस वीडियो को देखें या सुने, वैसे आप सच बताओ, सही बताओ क्या होगा? देखो सही तो ऐसा है, ऑब्जेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्शन कहाँ किया गया। यही क्वेश्चन आरपीएससी में आ जाता तो ऑब्जेक्शन करके आप केस लड़ सकते हो, आईबीपीएस पेपर ही नहीं दिखाता, ठीक है। तो आईबीपीएस सही मानता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर सही और गलत की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टेस्ट सीरीज प्रोवाइडर जो बोल रहे हैं आप टेस्ट सीरीज तो उन्हीं की लेंगे। अगर आपका वो आंसर बार बार गलत होता है स्टूडेंट्स का, तो वो बड़े डिमोरलाइज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम शायद कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं या हमारे समझ में नहीं आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल बरकरार रखते हुए काम करेंगे। दूसरा पॉइंट, जब मेजोरिटी ऑफ द टेस्ट सीरीज प्रोवाइडर यही कर रहे हैं, तो इससे स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गलत होगा तो सबका होगा, सही होगा तो सबका होगा, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट। अदरवाइज मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जो इसको, इस बात को गलत साबित करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल मैंने दिया ओनली, डॉक्टर्स आर सर्जन। जब ये लाइन मैंने लिखी ओनली डॉक्टर्स आर सर्जन, बिल्कुल सही बात है, केवल डॉक्टर ही सर्जन होते हैं। आप और मैं अगर डॉक्टर नहीं है तो सर्जन कैसे हो सकते हैं, है ना? और जो सर्जन है वो तो डेफिनेटली डॉक्टर होगा ही होगा।
बात मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी, प्रैक्टिकल वर्ड से कनेक्ट करके बता रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वांटिफायर बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्ड में काम करते हैं, ठीक है ना? डॉक्टर और सर्जन का मतलब यहाँ पे डॉक्टर और सर्जन जो वास्तविक होता है उससे ले सकते हो आप, एक बार को समझने के लिए। बाद में अपन इसको क्या करेंगे, सेट से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, अगर डॉक्टर नहीं है तो सर्जन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, लेकिन आप सर्जन है तो डेफिनेटली डॉक्टर है। तो जो प्रैक्टिकल वर्ड है उसमें हम देखते हैं जितने भी सर्जन होते हैं वो डॉक्टर कहलाते हैं, राइट? तो मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कोई भी डॉक्टर के अलावा सर्जन नहीं है, इसका मतलब ये बात तय है कि कोई भी प्रोफेशन जो होगा, इंजीनियर हो गया, है ना, लॉयर हो गया, टीचर हो गया, अगर वो डॉक्टर नहीं है तो वो सर्जन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बात तो तय है। ये बात हुई प्रोफेशन की। यानी कि अगर इस कैटेगरी को डिफाइन किया जाए कि डॉक्टर की मतलब कैटेगरी क्या है, प्रोफेशन, कि प्रोफेशन में कोई और बंदा सर्जन नहीं हो सकता, ठीक है ना? प्रोफेशन वाइज कोई और बंदा सर्जन नहीं हो सकता। लेकिन क्या सर्जन मेल नहीं है, फीमेल नहीं है, राइट? क्या सर्जन स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं? पॉइंट समझे मेरा? क्या सर्जन जयपुर से बिलोंग नहीं कर सकते? क्या सर्जन इंडियन नहीं हो सकते? यानी कि अगर मैं ये कहता हूं सम सर्जन्स आर मेल, सम सर्जन्स आर मेल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि मेल एक दूसरा सेट हो गया जिसके साथ सर्जन का इंटरसेक्शन हो सकता है। सम इंडियंस आर सर्जन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ इंडियन सर्जन हैं, इंडिया में सर्जन तो पाए जाते हैं ना। पॉइंट ये है कि ओनली के अंदर जब आप एनालिसिस करेंगे तो वो ये बोलता है जिस कैटेगरी के बारे में आप बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कैटेगरी क्या है, प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में किसी और प्रोफेशन का बंदा सर्जन नहीं हो सकता, ठीक है? तो यहाँ पे सेट डिफाइन हुआ कि वो प्रोफेशन है। जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा ओनली इंडिया हैज ताजमहल, इंडिया हैज ताजमहल, ठीक है ना? अब अगर केवल इंडिया में ताजमहल है तो हमने कहा कि इसका डायग्राम कुछ इस तरह का बना कि ताजमहल कहाँ है, इंडिया में है, परफेक्ट है। किसी और कंट्री में ताजमहल नहीं है, हम ये बोल रहे हैं, हम ये थोड़ा बोल रहे हैं कि ताजमहल आगरा में नहीं है, आगरा इज जस्ट अ सिटी, ताजमहल यूपी में नहीं है, यूपी स्टेट है। हम ये थोड़ा बोल रहे हैं कि सम वाइट मॉन्यूमेंट्स आर देयर, ठीक है ना? मतलब व्हाइट मॉन्यूमेंट जो पुरानी इमारतें हैं सफेद, उसमें ताजमहल नहीं आता क्या? आता है। इसका मतलब ताजमहल का किसी और के साथ इंटरसेक्शन हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ पे कहना ये होता है कि इंडिया यानी कि कंट्री की कैटेगरी में कोई और कंट्री ऐसा नहीं है जिसमें ताजमहल होगा। वास्तव में इसका मतलब यही है। तो ऑब्जेक्शनेबल क्या है कि सब ओनली ओनली ये बोलता है केवल ए बी है, यानी कि एक ही कैटेगरी पर डिपेंड करता है। लेकिन जब आपको ए बी सी डी या डॉक्टर इंजीनियर सर्जन कहा जाता है, कुछ भी कहा जाता है, तो वहां पर सिलोजिज्म के अंदर कैटेगरी डिफाइन नहीं होती है। इस वजह से बी का किसी और सेट के साथ इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा डिफाइन नहीं होना चाहिए, कायदे से नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्शन समझ में आ गया क्या आ सकता है? अगर इन फ्यूचर आप अभी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और आपको ये देखो ओपन कहाँ होता है, ये ओपन होता है एसएससी के एग्जाम में, ऑब्जेक्शन रेज करवाते हैं। अगर वहां पर कोई भी चेंज आता है तो मैं खुद भी अपडेट डाल दूंगा। वैसे नहीं आता है, कोई अपडेट इस तरह का नहीं आया कि आईबीपीएस ने क्या किया, अगर आईबीपीएस ने डिक्लेयर कर दिया तो फिर ये जितने भी एसएएस प्रोवाइडर हैं, जितने भी गुरु ज्ञानी हैं जो ऑनलाइन आपकी मतलब भगवान बने हुए रीजनिंग के बेसिकली, तो वो अपने आप बदल जाएंगे, मतलब आपका भगवान बदल जाएगा, ठीक? पॉइंट मेरा ये है कि इस बात को बदलने में देर नहीं लगेगी, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। आप नए हैं, मेरे लिए ये फील्ड पुराना है, तो ऐसा कई बार हो चुका है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अभी हम इस लॉजिक को नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट सीरीज कह रही है वो क्या है कि केवल ए बी है, ओनली एज आर बी, तो बी पूरा का पूरा ए के अंदर आ गया और बी का किसी और सेट के साथ इंटरसेक्शन नहीं दिखाएंगे, राइट? अच्छा, अगर यही वाक्य कुछ इस तरह का होता, एज आर ओनली बीज,
ओनली के साथ जो चीज आती है वो सुपरसेट होता है, तो उसको बनाते समय हम डायग्राम ये बनाते हैं, यानी कि जितने भी ए हैं वो क्या हैं, बी हैं। बात समझ में आ गई। और ये मान लेते कि ए का किसी और के साथ इंटरसेक्शन नहीं होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कहता है ओनली बीज आर एज, केवल बी क्या है, ए है। तो हमने कहा कि ए पूरा का पूरा किसके अंदर आएगा, बी के अंदर आएगा, और साथ ही साथ इस कंडीशन के साथ आएगा कि किसी और सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन नहीं होगा, राइट। मोस्टली सीज आर बीज, अधिकांश सी क्या है, बी है, ठीक है, मतलब सम की तरह से लेंगे। फ्यू एज आर सी, अब कुछ ए सी हैं, ये डेफिनेटली फॉल्स है, इस बात का ध्यान रखना, कांट से नहीं है, डायग्राम को देख करके समझो। सी ए का किसी और के साथ इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो कुछ ए का सी होना, कुछ एक ए का सी होना गलत है, डेफिनेटली फॉल्स है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो हम लेकर चल रहे हैं अभी, राइट। अगर कोई अपडेट आ जाएगा तो मैं खुद बता दूंगा, बाकी अपन अभी यही लेकर चलेंगे, ठीक है। नो सीज आर एज, कोई भी सी ए नहीं है, ये डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है, डेफिनेटली ट्रू है, तो इसका आंसर ऑप्शन सेकंड के फॉर्म में, मतलब जहां पे लिखा होगा ओनली सेकंड फॉलोज, वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अगला क्वांटिफायर हमारे पास में आता है ओनली फ्यू ओनली सम। इसका मतलब ये हुआ कि हम सम एज आर बी, जिसका डायग्राम हम ये बनाते हैं कि कुछ ए बी है और सम एज आर नॉट बी, दोनों को मर्ज कर दें, दोनों को साथ में बोलें, है ना, मतलब ए का कुछ भाग बी है और कुछ नहीं है, दोनों को साथ में बोलें। एक वाक्य क्या बनेगा, वो वाक्य बनेगा ओनली सम एज आर बीज, या फिर दोनों का मतलब सेम ही रहेगा, ओनली सम एज आर नॉट बीज। बात समझ में आई। इन दोनों को साथ में बोला जाए तो क्या मतलब निकलता है, आप ये कह सकते हैं केवल, केवल क्या है, कुछ ए बी है, या केवल कुछ ए बी नहीं है, मतलब सम एज आर बी एंड सम एज आर नॉट बी साइमल्टेनियसली ट्रू है, ए का कुछ भाग बी में आएगा और बाकी नहीं आएगा, ये बात दोनों ही सही हैं, ठीक है, ये हम लेकर चलते हैं। फ्यू और सम में देखो कोई खास फर्क नहीं है, आप भी जानते हैं, अब तक मैंने इतना तो एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ओनली सम एज आर बी, यानी कि केवल कुछ ए बी है, तो ए का कुछ भाग क्या है, बी है, कुछ भाग ऐसा है जो बी नहीं है। ओनली बी वाला जो रीजन है ना वो अननोन है, यानी कि ओनली बी वाला जो रीजन है वो मेरे लिए अननोन है। ऑल सीज आर बी, जितने भी सी हैं वो बी हैं, तो देखो सी को मैंने यहां बनाया, जैसा आप पहली क्लास से मुझे सुनते आ रहे हैं, तो मैंने ये बोला है कि हम अननेसेसरी दो सेट का इंटरसेक्शन नहीं करवाते। जैसे उसने बोला कि सी बी के अंदर है, तो हमने ठीक है सी को बी के अंदर बना दिया, अब ए और सी में इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, राइट। अब देखिएगा पहला, फ्यू एज आर नॉट सी, कुछ एक ए ऐसे हैं जो सी नहीं है। अब इस बात को गौर से देखिएगा, मैंने सम नॉट, ये सम नॉट की तरह से लिया जाएगा, आपको निकालना जब बताया था तो मैंने कहा था सब्जेक्ट को पकड़ा करो, सब्जेक्ट को पकड़ो और ना होने की गारंटी ढूंढो। क्या आप ए में कुछ एक एलिमेंट ऐसे ढूंढ पा रहे हैं जो कभी सी में नहीं हो सकते, तो इसका जवाब होगा हाँ। देखिए जो मैंने ब्लैक शेड किया है वो कभी भी सी में तो नहीं जा सकते, क्योंकि वो बी में एंटर नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा सही। मैनी सीज आर, मैनी सीज आर नॉट ए, अधिकांश सी क्या है, ए नहीं है, कांट से, क्योंकि सी बी के अंदर है, अब वो सी जो है ए के अंदर भी हो सकता है, लेकिन कहा यहां पर, उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी पुख्ता नहीं है, कांट से, तो इसका आंसर फर्स्ट फॉलोज आएगा, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। अगला देखिए, ओनली फ्यू एज, ओनली फ्यू एज आर नॉट बीज, केवल कुछ एक ए ऐसे हैं, कुछ एक ए ऐसे हैं जो बी नहीं है।
इसका मतलब केवल कुछ एक ए ही ऐसे हैं जो बी नहीं है, बाकी तो बी है ना। यानी कि सम एज आर बी एंड सम एज आर नॉट बी, दोनों ट्रू हैं। डायग्राम ये बनेगा, ए का कुछ भाग बी है और कुछ नहीं है, क्योंकि केवल कुछ एक ऐसे हैं ए जो कि बी नहीं, केवल कुछ ही के ऐसे ए हैं जो बी नहीं है, लेकिन बाकी तो हैं, इसका मतलब वही तो हुआ। ओनली बीज आर सी, केवल बी ही क्या है, सी है। यानी कि सी पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया, बी के अंदर आ गया, और इस कंडीशन के साथ आया कि वो किसी और के साथ इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। अगले पे आते हैं, नो एज आर सी, कोई भी ए क्या है, सी नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ए और सी में इंटरसेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सी किसी और के साथ इंटरसेक्शन में जाएगा ही नहीं। सी किसी और सेट के साथ इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ ओनली, राइट। इसको ट्रू मानेंगे। ऑल एज बीइंग बीज, सिर्फ इतना देखो, ये क्या है, अगर ये कांट से है तो पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, यहाँ पे नॉट अ पॉसिबिलिटी लिखा है तो गलत हो जाएगी। अगर ये डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स है तो सही हो जाएगी, क्योंकि नॉट अ पॉसिबिलिटी है। तो ऑल एज बीइंग बी, तो देखो सारे ए का बी होना ये तो असंभव है। क्यों है? क्योंकि ए का कुछ भाग ऐसा जरूर है जो कि इस वाक्य से मुझे मिलता है जो कभी भी बी नहीं होगा, तो ये हो गया डेफिनेटली फॉल्स। ऑल एज बीइंग बीज फॉल्स इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, यानी कि सही हो गया। डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स के साथ नॉट अ पॉसिबिलिटी सही मान, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब एक और क्वांटिफायर आया, नो नो। ये क्या है भाई? देखिए अगर मैंने कहा नो एज आर नॉट बीज, मतलब कोई ए नहीं जो बी नहीं है, इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं जो बी नहीं है। बोल के देखिए, जैसे मान लीजिए अपनी कोई क्लास है, उसमें मैंने ये कहा कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो एसबीआई में जॉब नहीं करना चाहे। इसका मतलब क्या है कि आप सभी बच्चे एसबीआई में जॉब करना चाहते हैं, राइट। तो इसका मतलब होता है ऑल एज आर बी, सभी ए क्या है, बी है। ये उसका ऑल एज आर बी का नेगेटिव फॉर्म है, राइट। दूसरा, नन बट एज आर बी, नन बट एज आर बी। देखिए इसका जो दूसरा रूप है वो क्या है, नन आर बीज एक्सेप्ट एज, यानी कि इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है, कोई बी नहीं है सिवाय किसके, ए के। यानी कि जब आप ये बोलते हैं नन बट एज आर बीज, तो बेसिकली आप ये बोल रहे होते हैं कि जितने भी बी हैं वो सब क्या हैं, ए हैं, ठीक है ना। नन बट कोई नहीं परंतु ए क्या है, बी है, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा कि कोई नहीं आया तो मेरे दोस्त तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो एक तो जैसे नन बट, या इसको थोड़ा सा गलत सेंस में लिया जा सकता है, आ ही जाएंगे, वो ही वर्ड क्या है, बड़ा अटका रहा है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी बताता है, वो आ ही जाएंगे मतलब पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए मैंने कहा कोई नहीं परंतु डॉक्टर ही, कोई नहीं परंतु डॉक्टर सर्जन होते हैं। जैसे मैंने कहा नन बट डॉक्टर्स आर इंजीनियर, नन बट डॉक्टर्स आर इंजीनियर, कोई नहीं परंतु डॉक्टर ही इंजीनियर होते हैं, इसका मतलब कोई और नहीं होता लेकिन डॉक्टर ही क्या होते हैं, इंजीनियर होते हैं। तो जितने भी इंजीनियर होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कोई और नहीं, कोई और नहीं, इंसान ही डॉक्टर होते हैं, नन बट ह्यूमंस आर डॉक्टर, तो यही तो बोल रहा हूँ, जितने भी डॉक्टर हैं वो सब इंसान हैं, ठीक है। तो इसको आप ऑल की तरह से बनाएंगे, लेकिन आप इसको ये देख सकते हैं, नन बट कोई नहीं, कोई नहीं बट डॉक्टर्स आर इंजीनियर, मतलब क्या है, जितने भी इंजीनियर है वो सब क्या है। और इसको आप एक तरह से ओनली की तरह से ले सकते हैं, इट इज जस्ट इक्वलेंट टू ओनली, ओनली एज आर बीस, ठीक है ना। ओनली एज आर बी, तो जैसा हम ओनली में कर रहे थे वैसा करेंगे
कि नन बट कोई और नहीं परंतु डॉक्टर ही इंजीनियर हैं, जैसे ओनली एज आर बी में हम बोलते थे जितने भी बी हैं वो क्या है, ए है, और बी का किसी और के साथ इंटरसेक्शन नहीं होगा, वही बात हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, राइट। और ये मैंने कहा ये ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है, हाँ बिल्कुल होगी। तो हम अभी वही फॉलो करेंगे क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजोरिटी ऑफ द टेस्ट सीरीज प्रोवाइडर वही कर रहे हैं, हम मेजोरिटी के साथ में अभी, राइट। चलिए, तो नन बट एज आर बी का मतलब हुआ कि जितने भी बी हैं वो क्या हैं, ए हैं, लेकिन कोई भी बी किसी और सेट के साथ इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। मोस्टली ए आर सी, अधिकांश सी क्या है, ए है, या अधिकांश ए क्या है, सी है। अब देखिएगा, नो बीज आर नॉट एज, इसका मतलब बेसिकली आप ये बोल रहे हैं ऑल बीज आर एज, यही तो बोल रहे हैं आप इस वाक्य में। तो ये क्या हुआ, ट्रू हुआ, क्योंकि जितने भी बी हैं वो ए हैं, सही है। जितने भी बी हैं वो ए हैं, सही है, बिल्कुल सही है। फ्यू बीज मे बी सीज, कुछ एक बी क्या है, कुछ एक बी सी हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं हो सकते, क्योंकि बी किसी और के साथ इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, राइट। आई होप आपको ये जो क्वांटिफायर्स हैं वो समझ में आए होंगे। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया क्वांटिफायर्स का। नेक्स्ट जो इसका लेक्चर होगा उसके पहले आपको एक टेस्ट कहीं ना कहीं अटेम्प्ट मारना है, मतलब क्वेश्चंस को एक बार फेस करना है, फिर उस वीडियो को देखना है, क्योंकि मैंने अभी बेसिक बताया है किस क्वांटिफायर का मतलब क्या है, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।